नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गवर्नमेंट भुज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल धार से श्रीमती भावना कौशल। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले इसका IUPAC नाम देखें। क्रियात्मक समूह होता है इसका COOH और IUPAC पद्धति में नामकरण किस तरह से करेंगे। तो इस नियमानुसार मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एल्केन का कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न होता है, जिसे एल्केन के अंतिम अक्षर ई का विस्थापन ओइक से हम करते हैं। तो एल्केन में से ई हटा के ओइक अम्ल लगा देंगे तो एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। उदाहरण के लिए एल्केन में से ई हटा तो एल्केनोइक एसिड। उदाहरण बताती हूँ मैं, जैसे मेथेन में से ई हटाएंगे तो ओइक अम्ल लगाएंगे तो पैथेनोइक एसिड हो जाएगा। एथेन में से ई हटा के ओइक एसिड लगाएंगे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। प्रोपेन में से ई हटा के ओइक एसिड लगाएंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित प्रकार की समव्ययता प्रदर्शित करते हैं। अब हम समव्ययता देखें इसमें। इस प्रकार की समव्ययता में कार्बन श्रृंखला की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे C5H10O2 के श्रृंखला समावयवी होंगे। समव्ययता हम किसे कहेंगे? जिनके अणुसूत्र समान हो और संरचनाएं अलग अलग हो, वो हमारी कहलाती है समव्ययता। तो उदाहरण जिसकी बात हम कर रहे थे, C5H10O2 के श्रृंखला समवायी, मतलब हम इसकी किस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला देखें तो CH3 CH2 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 COOH, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेन से ही हटा के ओइक अम्ल लगा देंगे, पेंटोइक अम्ल। दूसरा, और किस तरह से हम इसकी संरचना बना सकते हैं, तो CH3 CH2 CH COOH, और यहाँ एक ब्रांच के रूप में है लगा है CH3। इधर से इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर। 2 पर मैथिल ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे 2 मैथिल। और कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन। ब्यूटेन से ये हटाएंगे, ओइक अम्ल लगाएंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट हम देखें तीसरा, तो CH3 CH CH2 COOH, यहाँ पर मैथिल जुड़ा है तो उसकी संख्या निकालेंगे। पहले इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 और इसको 3। थर्ड पोजीशन पे मैथिल लगा है तो 3 मैथिल। और कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटेन। ब्यूटेन से ये हटाएंगे और ओइक अम्ल लगाएंगे, नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। चौथा देखें हम C, यहाँ पर 4 संयोजकता है। यहाँ पर CH3 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 और यहाँ है COOH। यहाँ इसको 1 नंबर दे देंगे। क्रियात्मक समूह जहाँ है उसको हम हमेशा 1 नंबर देते हैं। इसको हो जाएगा 2। तो 2 पर हम देखें तो यहाँ पर CH3 और CH3 कितने मिल गए हमको? 2 मैथिल। तो हमको बोल देंगे 2 2 डाईमैथिल बोल देंगे। और इधर से देखें तो कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 प्रोपेन। प्रोपेन से ही हटाएंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है हमारी क्रियात्मक समव्ययता, मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन कहाँ पर चेंज आएगा? क्रियात्मक समूह पर। उदाहरण इसका हम ले रहे हैं CH4H8O2। तो यहाँ पर देखें तो पहले वाले में क्या है? COOH, मतलब कौन सा है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ हम देखें तो CO कौन सा है? ये हो जाएगा मैथिल प्रोपियोनेट। और ये तीसरा वाला हो जाएगा एथिल एथोनेट। सामान्यतः एसिड एस्टर के साथ क्रियात्मक समव्ययता ये प्रदर्शित करते हैं। स्थान के आधार पर हम देखें, इसमें समवायी के क्रियात्मक समूह की स्थिति
चेंज हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण हम ले रहे हैं C5H10O2, CH3 CH2 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 COOH, 5 कार्बन है। पेंटेन में से E हटाएंगे, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओइक अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल उसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण ले तो CH3CH CH2CH3, यहाँ पर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन पर 2 मेथिल लगा है, और कितने कार्बन है यहाँ से 1 2 3 4, 2 मेथिल 4 है, तो ब्यूटेन से ये हटाएंगे तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हो जाएगी इसकी समवेता। लास्ट हम देखेंगे प्रकाशीय समवेता। असमित कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रकाशिक समवेता पाई जाती है। उदाहरण 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। असमित यानी अलग अलग है, यहाँ पर H है तो यहाँ पर CH2 CH3 है, फिर यहाँ COOH है, यहाँ पर CH3 है। ये कैसा हो गया, इसमें सिमेट्री नहीं है। D या इसको बोलते हैं प्लस 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके सामने हम दर्पण रख दें तो इस तरह से दिखेगा, डेक्स्ट्रो की जगह लेबोरेटरी हो जाएगा ये L, या इसको बोलेंगे -2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ये CH2 कुछ इस तरह से दिखेगा, H3CH CH2 H सेम भी दिखेगा, CH3 भी, और नीचे COOH। ये हमारी कहलाएगी प्रकाशीय समवेता। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे कि निम्नलिखित को बढ़ती हुई अम्लता के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हम 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं, CH3 COOH HCOOH, CH3 CH2 COOH। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है फॉर्मिक अम्ल, और तीसरा है प्रोपेनिक अम्ल। इसी तरह नीचे भी एक क्वेश्चन है जिसमें पहले में एक क्लोरीन है ClCH2 COOH, दूसरे में 2 क्लोरीन है Cl2 CHCOOH, और तीसरे में 3 क्लोरीन है Cl3 CCOOH। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है और क्लोरीन की बढ़ती जा रही है। अब इसको हम देखते हैं कि अम्लता का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो किसी अम्ल की प्रबलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वो कितनी सुगमता से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन का सुगमता से उत्पन्न होना एनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जिस अम्ल का एनायन जितना अधिक स्थायी होता है वह उतनी सरलता से बनता है और प्रबल अम्ल अम्लीय गुण प्रकट करने लगता है। अतः जो कारक एनायन के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं वे अम्लता में वृद्धि करते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोक्सिलेट एनायन पर ऋणायन आवेश में वृद्धि करते हैं। फलस्वरूप एनायन अस्थायी हो जाता है और अम्लता में कमी हो जाती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह एनायन के ऋण आवेश को विस्थापित करते हैं, जिसके कारण एनायन के स्थायित्व में वृद्धि होती है और अम्ल की अम्लता में भी वृद्धि हो जाती है, जिसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये देखो, कार्बोक्सिलेट एनायन में प्रतिस्थापित S इलेक्ट्रॉन प्रेषित करता है, एनायन अस्थिर हो जाता है और इसकी अम्लता कम हो जाती है। इधर हम देखें तो कार्बोक्सिलेट एनायन में प्रतिस्थापी S इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और एनायन के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। इसका ये कारण है। ओके, इस कारण ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरह से हल कर लेंगे कि एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें एक मैथिल मूलक CH3 होता है जिसका धनात्मक प्रेरक प्रभाव +I, इंग्लिश में बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, I से देते हैं।
मैथिल मूलक के धनात्मक प्रेरक प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट एनायन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप एसीटेट एनायन के स्थायित्व में कमी हो जाती है और CH3COOH में हाइड्रोजन परमाणु सुगमता से आयनित नहीं हो पाता, जबकि फार्मिक अम्ल में हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक, इस तरह से इसको बनाकर भी देख लेंगे। फार्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर बना लेंगे और इधर बना लेंगे एसिटिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन का उत्तर है, मूलकों का प्लस आई प्रभाव CH3 मूलक के प्लस आई प्रभाव से शक्तिशाली होता है, जिसके कारण OH बंध के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में अधिक वृद्धि कर देते हैं, जिससे इन अम्लों में H पॉजिटिव आयन का वियोजन और कठिन हो जाता है। तो क्लोरोएसिटिक अम्ल के Cl के -I प्रभाव के कारण हाइड्रोजन का वियोजन सरलता से हो जाता है, क्योंकि OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है। तो क्लोरोएसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल का अम्लीय गुण क्लोरोएसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होता है। ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल में 3 क्लोरीन परमाणु एक शक्तिशाली ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव -I इफेक्ट डालते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसका संचरण OH बंध तक हो जाता है। फलस्वरूप OH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाता है। ऐसे अणु में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के आधार पर शिथिलता से जुड़ा रहता है और इसका आयनन सरलता से हो जाता है। क्लोरीन परमाणु की संख्या के आधार पर विभिन्न क्लोरोएसिटिक अम्लों की प्रबलता का क्रम निम्न होता है: ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल और मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल। नाम लिख लेंगे और इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या क्या देख लिया है, समवेता देख ली है और ये 2 क्वेश्चन ये देख लिए हैं ना, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, इसका और कारण भी हम दे सकते हैं इस तरह से बनाकर: मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। इधर एरो से हम बता देंगे अम्ल की प्रबलता में वृद्धि और इधर हम बता देंगे -I प्रभाव में वृद्धि। तो इसका एक कारण ये भी है, हैलोजन परमाणु की प्रकृति का प्रभाव। विभिन्न हैलोजन द्वारा विस्थापन होने पर हैलोजन को विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में संबंधित अम्ल की प्रबलता होती है। हैलोजन में +I प्रभाव निम्न क्रम में घटता है: सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे सब प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाएंगे ग्लिसरॉल से। सूत्र होगा CH2OH, CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल ले लिया, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल से COOH होल ट्वाइस, या हम इसे इस तरह से भी लिख लेंगे HOC डबल बॉन्ड O और COOH। ये ऑक्जेलिक अम्ल गर्म करने पर पानी निकल जाएगा यहाँ से। सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से केवल हम पानी निकाल देंगे, पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। फिर नीचे से हम CO2 निकाल देंगे इस ऑक्जेलिक अम्लों में से। यहाँ पर ये बनेगा ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट और CO2 निकालेंगे तो बनेगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट और इसके साथ पानी की क्रिया करा देंगे HOH H2O। तो ये वापस हमारा बन जाएगा CH2OH CHOH, यानी पुनः क्या बन गया CH2OH ग्लिसरॉल बन गया। और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा HOOCH, यह हम इसको इस तरह से लिख लेंगे HCOOH। ये हमारा बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल। यह है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। और हम इसको बता देंगे
डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बना के इसको वर्णन कर देंगे कि इसमें हम क्या ले रहे हैं। बर्नर ले रहे हैं, बर्नर के ऊपर जाली, जाली के ऊपर ले रहे हैं जलूष्मक, और उस पर गोलपिंडी का फ्लास्क, और यहाँ पर हमने लिया है एक थर्मामीटर और एक नली को जोड़ा है संघनित्र द्वारा। गरम करेंगे ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल संघनित्र में से होते हुए ये कहाँ पर एकत्र हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल में। फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित होकर यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में ये एकत्र हो जाएगा। डायग्राम बना के हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या वर्णन सिंपल अपने शब्दों में कर देंगे। उपयोग देखें तो ऑक्सैलिक अम्ल का कपड़ा उद्योग में रंग बंधक के रूप में, विद्युत लेपन में, रबर लेटेक्स के स्कंदन में, चर्म शोधक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन हल करें तो एसिटिक अम्ल बनाने की विधि आती है। ये विधि भी पूछते हैं और डायग्राम चित्र सहित। तो एसिटिक अम्ल किण्वन द्वारा बनाएंगे। डायरेक्ट भी आता है कि किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल किस प्रकार बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो आंसर है इसका सिरके। यहाँ से 8 से 10% एसिटिक अम्ल का निर्माण किण्वन के द्वारा भी किया जाता है। यह विधि वास्तव में सिरका बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें एसिटिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक अम्ल, एस्टर तथा रंगीन पदार्थ भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो सिरके को उसका स्वाद प्रदान करते हैं। सिरका एथेनॉल के 12 से 15% तनु विलयन से प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शीघ्र सिरका विधि या क्विक विनेगर विधि भी कहते हैं। रिएक्शन देख लेंगे हम। तो ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। इसको तोड़ के इस तरह से लिखा है CH3CH2OH। रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन O2। बैक्टीरिया का नाम लिख देंगे माइकोडर्मा एसिटिटी। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COOH, और क्या बनेगा, पानी। ये हो जाएगी विधि और ये हो जाएगी रिएक्शन। और भी हम देखें तो इस तरह से है। इस विधि में अल्कोहल के तनु विलयन का ऑक्सीकरण वायु के द्वारा माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया की उपस्थिति में। CH3CH2OH ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल बनेगा CH3COOH, और पानी निकलेगा। वर्णन देखें तो इस विधि में एक बाल्टीनुमा पात्र में, जिसके निचले भाग में कई छेद हों, पुराने सिरके से भीगी लकड़ी की छीलन भरकर ऊपर से एथिल अल्कोहल का 10% विलयन और थोड़ा सा इसमें मिला रहता है अमोनियम सल्फेट, धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। अमोनियम सल्फेट यहाँ पर बैक्टीरिया के भोजन के रूप में कार्य करता है। तब नीचे तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित हो जाता है। इस तरह से प्राप्त अम्ल को तब तक कई बार ऊपर डालते हैं जब तक कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण पूर्ण ना हो जाए। इस प्रकार एसिटिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है। डायग्राम बनाकर देख लेंगे। यह रहे बारीक से छेद और यह है लकड़ी का डेंग, पुराने सिरके से भीगी हुई छड़ें, वायु की उपस्थिति के लिए छेद, ऊपर से हम डालते हैं तनु अल्कोहल का विलयन और बैक्टीरिया के भोजन के रूप में रहते हैं अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर हमें को सिरका प्राप्त होता है और इस तरह से इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित करके निकाल लेते हैं। रासायनिक गुण देखें तो क्लोरीन से क्रिया। एसिटिक अम्ल क्लोरीन सूर्य प्रकाश या उच्च ताप पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके मोनो, डाई और ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल बनाते हैं। CH3COOH Cl2 फास्फोरस की उपस्थिति में बनाएगा मोनो, एक क्लोरीन जुड़ रही है तो मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल। यहाँ पर दूसरा फिर से क्लोरीन से क्रिया कर दी CH2Cl COOH Cl2। अब कितनी हो गई क्लोरीन, यहाँ एक थी, यहाँ पर कितनी हो गई, 2। हाइड्रोजन कम होती जाएगी और क्लोरीन में वृद्धि होती जाएगी। CHCl2 COOH, ये हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल, HCl निकल जाएगा। अब इसको लेंगे वापस और फिर से Cl2 से क्रिया करवाएंगे फास्फोरस की उपस्थिति में। अब हाइड्रोजन निकल जाएगी पूरी तरह से। यहाँ पर CCl3 मतलब ट्राईक्लोरो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, और HCl निकल गया।
पहली रिएक्शन क्लोरीन से, दूसरी करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से एसिटिक अम्ल की। तो CH3COOH PCl5, तो ये बनाएगा CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, POCl3 और HCl निकल जाएगा। उपयोग इसके देखें तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक तथा विलायक के रूप में इससे एस्टर या सुगंधित पदार्थ भी बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशम, रेयान और प्लास्टिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। विनेगर के रूप में, रबर और लेटेक्स के स्कंदन में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक मैसेज है, SMS करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। ओके, थैंक यू।